हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज यहाँ पर हम लोग ईवीएस का मॉक टेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस आपको सीडीपी का मॉक टेस्ट मिला था, मैथ्स का मिल चुका है, हिंदी का मिल चुका है। अभी अपन ईवीएस का कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। टाइम लिमिट जैसे कल रखी गई थी वैसे ही रखा जाएगा और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण के जैविक कारक कौन होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या है पर्यावरण के जैविक कारक? तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये सभी पर्यावरण के हमारे जैविक कारक के अंदर आते हैं। पर्यावरण को दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं हमारे जैविक कारक, ठीक है, जिनमें जीवन होता है, और दूसरे होते हैं अजैविक कारक, जैसे हवा, मृदा, ये सारे हमारे अजैविक कारक के अंदर आते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मीना माता रोग एक ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर उपर्युक्त सभी। मीना माता रोग जो है किस मछली के अंदर किस तत्व की अधिकता होती है जिसको यदि सेवन किया जाता है तो हमें भी बीमारी मीना माता रोग हो सकता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त सभी। मीना माता रोग एक ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें पारे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव से, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर और वायु प्रदूषण से। तो रेड डेटा बुक जो है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विलुप्ति के करीब जीव। जो जीव जंतु जो है, जैसे फ्लोरा फोना, हमारे पेड़ पौधे और जीव हो गए, उनकी संख्या विलुप्त होने वाली है या जो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है, खत्म हो चुके, तो उन सभी की जानकारी यहाँ पर रेड डेटा बुक के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय गेंडा संरक्षण केंद्र या फिर आप बोले कि भारतीय गेंडा कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क में, कार्बेट जिम कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में या फिर गिर नेशनल पार्क में। तो भारतीय गेंडा, इसे एक सींग वाला गेंडा भी आप बोल सकते हैं, तो ये कहाँ पर संरक्षित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में। यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा या फिर भारतीय गेंडा है, उसका संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? कौन सी फसल को, किस फसल से बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है? कॉपर लीफ, जेट्रोफा, कैंडलनट ट्री या फिर सर्पगंधा। तो एनसीईआरटी समरी में हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि यूफॉर्बिएसी फैमिली की एक ऐसी फसल है जिससे बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है, तो वो फसल क्या है? जेट्रोफा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं आपको पांचों क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ, कोई भी आंसर आपको मिस नहीं करना है और कमेंट करके बताना है कि कितना आंसर आपने किया है। पर्यावरण के जैविक कारक में ये सभी आ जाते हैं। ऑप्शन डी मीना माता रोग, ऑप्शन नंबर सी रेड डेटा बुक जो है हमारा, विलुप्ति के करीब जीव, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई। विश्व पर्यावरण दिवस जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो तप्त भौमजल से कौन सी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। विटीकल्चर का संबंध किससे है? सिल्क उत्पादन से, अंगूर उत्पादन, शहद उत्पादन या फिर ऊन उत्पादन से। तो विटीकल्चर हमारा अंगूर उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। हमने सारे कल्चर पढ़े, सेरीकल्चर और जितने भी कल्चर होते हैं वो सारे हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज तो सिर्फ हमें देखना है कि हम लोगों ने कितना पढ़ लिया और कितना और हमें पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपने स्कोर कर लिया होगा अच्छे से और आप काउंटिंग भी कर रहे होंगे कि आपको कितने नंबर अभी तक आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंचिंग पद्धति से किस देश में, रैंचिंग पद्धति जो खेती होती है वो किस देश में की जाती है? अमेरिका, जापान, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया। रैंचिंग पद्धति से खेती किस देश में होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर इसका क्या होगा? हमने अलग अलग प्रकार की खेती पढ़ चुके हैं, जीरो फार्मिंग और अलग अलग तरीके की खेती होती है, वो सारी हम लोग एक चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। ठीक है, आज अपन टाइम लिमिट कम रख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन छोटे हैं, तो आसानी से आप इसको एक बार पढ़कर आंसर कर सकते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किसे ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है। आपका पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज जो पूरा सेशन है इसमें आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि एक तरीके से आप ये समझिए कि आज आपकी एग्जाम ही है। पहला ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्य के आधार पर कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति, कक्षा में पूर्ण निस्तब्धता और कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना एवं बुद्धिशीलता संबंधी कार्य। तो ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा यानी कि पर्यावरणीय अभिप्रेरित कक्षा किसे आप बोल सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर, यहाँ पर आप सोच सकते हैं थोड़ा बहुत इसके अंदर। ओके, तो अपन इसका आंसर चेक कर रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना और बुद्धिशीलता संबंधी कार्य करना ही आपकी ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा हो सकता है। क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप चीज़ों को रट नहीं सकते हो, वहाँ पर हर एक चीज़ आपके आसपास के वातावरण से ही संबंधित होती है, तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ को समझने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत कौन सा है। पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का आधिकारिक प्रयोग करना, अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग करना और छात्रों को अधिक से अधिक गृह कार्य देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो अभी देखिए कि महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से हम सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका कर सकते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग करना। ये पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक कंसीडर किया जा सकता है। अधिक गृह कार्य देना और पुस्तकों का ज़्यादा प्रयोग करना, ये चीज़ गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्यार्थी किन परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। बच्चे पर्यावरण अध्ययन कब अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। कक्षाओं में अच्छे शिक्षण से, पर्यावरणविदों से बातचीत करके, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को जानकर, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अच्छे तरीके से बच्चे जो हैं किस तरीके से पर्यावरण अध्ययन को समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ समय आपके लिए है, 20 सेकेंड हम इसके लिए यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को जानकर या फिर उनको समझकर ही बच्चे पर्यावरण अध्ययन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है किस चीज़ का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में जानकर। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है किस चीज़ का। पर्यावरण संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है, पर्यावरण संरक्षण प्रकृति की जिम्मेदारी है, पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ हमारी जिम्मेदारी है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन हम करते हैं तो इससे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है। ये हमारा ईवीएस पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सरकार के साथ सरकार की भी है, लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों के द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। ये अवसर क्या कहलाता है। वन संरक्षण दिवस, वृक्षारोपण माह, वन महोत्सव, वन्य जीव सप्ताह। 20 सेकेंड है इस क्वेश्चन को देखने के लिए और समझने के लिए। देखिए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर, इसका सही आंसर है वन महोत्सव के रूप में। ठीक है, जुलाई महीने को वन महोत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जाता है। तो जुलाई के महीने में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करते हैं, तो जुलाई महीने को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का, भूटान का, नेपाल का या फिर पाकिस्तान का। तो मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये है नेपाल का। तो आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन दीमक के ढेर को भूजल संकेतक मानता है। कणाद, गर्ग, वराहमिहिर या फिर भास्कराचार्य। आप सोच सकते हैं, कुछ सेकंड आपके लिए हैं, 20 सेकंड का अपन इस पर टाइम सेट करते हैं।
ओके तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो ऐसे कौन विद्वान थे, ठीक है, भारतीय विद्वानों में से ऐसे कौन विद्वान है जो दीमक के ढेर को भूजल संकेतक मानते हैं। मतलब जहाँ पर दीमक होंगे मतलब कि आसपास वहाँ पर जल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर नमी है तभी दीमक आए हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, वराहमिहिर के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्नबिल उत्सव या फिर हॉर्नबिल उत्सव कहाँ, किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य का उत्सव है, केरल, नागालैंड, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया, आप सोच सकते हैं। 10 सेकेंड का टाइम अपन इसके लिए सेट करते हैं। चलिए तो इसका आंसर अपन देख रहे हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, वहाँ का उत्सव है ये, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबलाइजेशन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 कथन है और ऑप्शन आपके पास 4 है। तो आप 2 कथन को पढ़िए और फिर आपको देखना है कि इसमें से सही क्या है। आपके लिए यहाँ पर 30 सेकेंड का टाइमर सेट किया हुआ है। ओके हमारा टाइम यहाँ पर कंप्लीट होता है। कथन 1 क्या दे रहा है, हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। बहुत से समुद्री जंतु क्या होते हैं, समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। तो इन दोनों में से यहाँ पर कौन सा कथन सही है, ये चीज़ आपको बतानी थी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है। हमने जब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस देखी थी तो हमने पूरी इक्वेशन देखी थी कि किस तरीके से हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित शर्करा के अंदर परिवर्तित कर देते C6H12O6 के अंदर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही था। दूसरा है कि बहुत से समुद्री जंतु जो है समुद्री जल में जो घुले कार्बोनेट होते हैं उससे अपने कवच का निर्माण करते हैं जो उनकी रक्षा करता है। तो दूसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों चीजें यहाँ पर सही है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय, अरावली, गारो पहाड़ियाँ या फिर नीलगिरी। तो सबसे बड़ी प्राचीन, अभी तक की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, 20 सेकेंड इसके लिए हैं आपके पास। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर मूव करते हैं। न्यूरोलॉजी अध्ययन है चर्म का, हृदय का, सिक्के तथा पादकों का या फिर स्नायु तंत्र का। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। न्यूरोलॉजी जो है स्नायु तंत्र का अध्ययन जो है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। जैसे बायोलॉजी होता है, अलग अलग टाइप की लॉजी होती है। लॉजी जिसके भी पीछे लगे ना, मतलब किसी न किसी चीज़ की यहाँ पर स्टडी की जाती है। ऑर्निथोलॉजी होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। ऑप्थोल्मोलॉजी होता है जहाँ पर आंखों का पूरा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्थोल्मिस्ट बोलते हैं ना अपन आंखों वालों को, आंखों के डॉक्टर को। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर चीज़ होती है। तो स्नायु तंत्र का अध्ययन यहाँ पर न्यूरोलॉजी कहलाता है। ओके तो 20 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किए हुए हैं अपन ने, और आई होप कि आपने यहाँ तक स्कोर कर लिया होगा और आपने अपने स्कोर को भी नोट डाउन किया होगा। और सभी लोगों को, चाहे उन्होंने 5 क्वेश्चन भी किए हो, तो अब सभी को कमेंट करके बताना है कि उन्होंने कितना स्कोर यहाँ पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फ्लिपकार्ट या फिर एप्पल। 20 सेकेंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके आपका टाइम अभी ख़त्म होता है। बोलो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल के द्वारा ये बोलो ऐप लॉन्च किया गया था, जहां पर बोलकर हम अपने प्रश्न वगैरह जानकारी जो भी है वो पूछ सकते हैं। तो किसके द्वारा, किस ऐप के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च की गई है एप्लीकेशन, बोलो एप्लीकेशन, गूगल के द्वारा। तो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकालने की विधि क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, अध्यतन, आसवन या फिर अपकेंद्रण। 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पर दूध से जब मक्खन निकाला जाता है तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? अपकेंद्रण कर रहे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, दूध से मक्खन निकालने की विधि क्या कहलाती है? अपकेंद्रण कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? 20 सेकेंड आपके स्टार्ट होते हैं। नई दिल्ली में, देहरादून में, अहमदाबाद में या फिर हैदराबाद में। ओके, तो इसका अपन सही आंसर देख लेते। वैसे 20 सेकेंड भी नीड नहीं थे, क्योंकि या तो आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर लगा देंगे, नहीं तो फिर मन से एक सोच कर लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें यही देखना था कि यदि हमें पता है तो आंसर लग जाएगा, और नहीं तो हम कुछ भी लगा कर आ सकते हैं। ठीक है, बट एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो रहती है। 10% भी चांसेस होंगे कि हमने जो तुक्का लगाया है वो सही हो सकता है। तो देखते हैं कि आपने जो आंसर किया है वो सही है कि नहीं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन स्थित है अहमदाबाद में। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर देहरादून टिक किया हो, क्योंकि देहरादून में भी पर्यावरण केंद्र है। ठीक है, लेकिन वो पर्यावरण का कौन सा वाला केंद्र है वो आपको पता होना चाहिए। शिक्षा केंद्र हमारा अहमदाबाद में, और पर्यावरण जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रण करने वाला जो बोर्ड स्थापित है वो देहरादून में। तो दो अलग अलग चीज़ें, शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद में और उत्तराखंड देहरादून में हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है। तो ऑप्शन में आपको अहमदाबाद और देहरादून ना दिखते हुए यहाँ पर उत्तराखंड दिख जाए तो राज्य हो गया, और अहमदाबाद ना होते हुए गुजरात दिख जाए तो आप इसको भी यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्य, चारों ऑप्शन में राज्य होंगे तो फिर आप राज्य के अकॉर्डिंग वहाँ पर आंसर करना। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन स्थित है अहमदाबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पों तथा सिद्धांतों को कंठस्थ करना, ठीक है, और पर्यावरण को जानने के लिए अवसरों को प्रदान करना, अवलोकन, परिमापन, भविष्यवाणी करना तथा वर्गीकरण जैसी प्रवीणताओं को विकसित करना। आपसे पूछा गया था कि किस उद्देश्य की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है पर्यावरण अध्ययन के लिए। ओके, आपके 20 सेकेंड अभी स्टार्ट होते हैं। ओके, आपके 24 सेकेंड हो चुके हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पों तथा सिद्धांतों को कंठस्थ करने की पर्यावरण अध्ययन में आवश्यकता नहीं होती है। टीचर को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि जो छोटे स्टूडेंट हैं उनको आप परिभाषा ज़्यादा मत लिखवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको एक्सपेरिमेंट करवाओ, वही चीज़ें लिखवाओ जो उनके काम की है। तो ज़्यादा यहाँ पर कंठस्थीकरण करना मतलब चीज़ों को रटना, ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 24 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। पर्यावरण से संबंधित कौन सा सिद्धांत यहाँ पर असत्य या फिर गलत है? पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह होता है, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है, पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित है। तो पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन आपको यहाँ पर गलत लग रहा है वो आप ढूंढकर बताइए। 20 सेकेंड अगेन आपके लिए। Only 5 seconds remaining.
ओके, तो हम इसका आंसर देख रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर असत्य बोले तो गलत है। तो गलत कौन सा कथन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, यह चीज़ गलत है। भौतिक तत्वों का समूह, ये चीज़ बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय विविधताएं यहाँ पर पाई जाती है, ये भी सही है। और पर्यावरण जो है नियंत्रण और स्वपोषण पर आधारित होता है, ये चीज़ भी यहाँ पर सही है। तो गलत कथन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था यहाँ पर कौन सी है? यूएनईपी, यूएनडीपी, आईईईपी या फिर यूनेस्को, यूएनईएससीओ। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है पर्यावरण शिक्षण के लिए? 10 सेकेंड है आपके पास इसके लिए। चलिए, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? 20 सेकेंड अप्रोक्स हो चुके हैं। तो यूएनईपी, क्योंकि इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। इसका फुल फॉर्म यदि हमें पता है तो हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, तो ये हमारी पर्यावरण शिक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 27, और इसके लिए आपको मिलते हैं 15 सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देखिए। इसका सही आंसर होगा कि चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अपिक्को आंदोलन शुरू किया गया था। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, अपिक्को आंदोलन। ठीक है, जैसे चिपको आंदोलन हुआ था वैसे ही अपिक्को आंदोलन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य यहाँ पर नहीं है? पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना, मानव व शेष जगत का अंतर्संबंध करना, समझना, पर्यावरण की सही समझ विकसित करना, या फिर पर्यावरण के घटकों को समझना। इसके लिए आपको 20 सेकेंड मिलते हैं। ओके, आपके 20 सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्या चीज़ यहाँ पर गलत है? पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य नहीं होता है? तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मानव व शेष जगत का अंतर्संबंध समझना। ये पर्यावरण अध्ययन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। पर्यावरण के घटकों को समझना आवश्यक है, पर्यावरण की सही समझ विकसित होना आवश्यक है, और पर्यावरण के प्रति चेतना होना आवश्यक है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बादलों का आकार निर्भर करता है किस पर? ऊंचाई व तापमान पर, हवा के रुख पर, वाष्पीकरण चक्र पर, या फिर आर्द्रताग्राही केंद्र पर। तो बादलों का जो आकार बनता है वो किस पर निर्भर करता है? इसके लिए आपके पास 15 सेकेंड है। ओके, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? बादलों का आकार किस पर निर्भर करता है? वाष्पीकरण के चक्र पर। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं वाटर साइकिल के अंदर। जब हमने जल चक्र पढ़ा था तो पूरा हमने साइकिल देखा था कि ये किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से बादल बनते हैं, किस तरीके से वर्षा होती है, और किस तरीके से वाष्पीकरण होता है, कंडेंसेशन, संघनन, जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी हम पढ़ चुके हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक यानी कि संकेतक के रूप में किससे प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? ब्रायोफाइट्स, शैवाल, सियोडोमोनास, या फिर लाइकेन। आपके पास 15 सेकेंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु एक जैविक सूचक के रूप में हम लोग लाइकेन का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर लाइकेन की अधिकता होगी तो हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस तरीके से हमारे टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बस आपको एक ही काम करना है कि स्कोर बताना है। ठीक है, अपनी
ऑनेस्ट ईमानदारी का प्रयोग करेंगे और अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया था, क्योंकि इसका लेवल ठीक रखा गया है, न बहुत ज़्यादा हाई और न बहुत ज़्यादा लो रखा गया है। ठीक है, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी के बेसिस पर आपका वापस से एक नेक्स्ट सेशन रेडी किया जाएगा। तो सभी अपना कमेंट करके बताएं कि इस तरीके के क्वेश्चन यदि आप सोल्व कर पा रहे हैं तो अपन देखो मोस्टली जो हमारा पेपर हाई बनता है वो इस तरीके के क्वेश्चन से बनता है। जो अपन ने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया था कथन क्या है, फिर अपन को ढूंढना रहता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे काफ़ी गलत होते हैं। तो आपने कितना स्कोर किया उसके बेसिस पर अपन पेपर का लेवल रेडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग जो टेस्ट होगा उसमें आपका फिर लेवल रहेगा। ठीक है, तो आप बताना पहले कमेंट करके कि आपने यहाँ पर कितना स्कोर किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।